अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत वास्ट एरियाज में जो है यूज हो रही है। इसमें हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि हम जो प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं, लाइक इंसुलिन है या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई एंजाइम है, तो हम क्या करते हैं कि जो डिजायर्ड हमारा डीएनए है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से जो जो कि उसको सिंथेसाइज करता है। लाइक हम अगर इंसुलिन की ही बात करें, अगर हम इंसुलिन की बात करें, तो मान लीजिए कि सॉरी मैं इसको ऐसे बना दिया। अगर हम इंसुलिन की बात करें ह्यूमन में, तो हम क्या करेंगे कि इंसुलिन सिंथेसाइजिंग जो हमारी जीन है उसको हम कट करते हैं और उसको क्या करते हैं कि एक वेक्टर में इंसर्ट कराते हैं, जो कि हमने पढ़ा कि वेक्टर इज प्लाज्मिड। मेनली मतलब प्लाज्मिड होता है, और तो आप और भी वेक्टर्स होते हैं बट मेन प्लाज्मिड होता है। और फिर उसको क्या करते हैं कि एक जो हमारा जो भी होस्ट है, होस्ट सेल है, उसमें इंसर्ट करा देते हैं इसको। ठीक है, उसमें इसको इंसर्ट करा देते हैं और हमें ये जो होस्ट सेल्स हैं ये लगातार डिवाइड करके हमें वो डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। हम उसको कलेक्ट करते हैं और मार्केट में लॉन्च किया हमने, क्योंकि मतलब जो भी हमारा यूज है फिर हम उसको फर्दर उसको यूज करते हैं उस हिसाब से। तो अब इसमें देखिए, बायोटेक्नोलॉजी हैज मेनी एप्लीकेशंस सच एज बायोफार्मेटिक बायोफार्मास्यूटिकल्स, थेरेप्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन वगैरह बनाने में, लाइक इंसुलिन एंड ऑल। थेरेप्यूटिक्स यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जिसमें कि ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यूज होती है। डायग्नोस्टिक लाइक आरटीपीसीआर, जैसे आप कोविड के लिए कराते थे हम लोग, और इसके साथ साथ एलाइजा वगैरह है जो बहुत सारी डिजीज में यूज होता है, लाइक HIV एंड ऑल। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है ना, बहुत सारे क्रॉप्स को जो है पेस्ट रेजिस्टेंट बना देते हैं जस्ट हम बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके। देन प्रोसेस्ड फूड, ठीक है ना, फूड में भी क्या है कि जो विटामिन वगैरह इनरिच्ड फूड हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन बायो रेमेडिएशन, बायो रीमीडिएशन, वेस्ट वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है ना, मतलब जितना जितना भी मतलब बहुत वास्ट एरिया है जहाँ पे ये यूज हो रहा है, वेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह एंड एनर्जी प्रोडक्शन, हर तरह से जो है इनका बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि एक तरह से मेडिकल से लेके आप जो है वेस्ट ट्रीटमेंट एंड ऑल सब में हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, वेस्ट ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? वेस्ट ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी है मतलब वेस्ट ट्रीटमेंट मीन लाइक प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर एंड ऑल। तो हम इस तरह से जो जो कि हमने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में, तो हम इस तरह से बहुत सारी चीजों में हम इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन है, ठीक, बायोगैस एंड ऑल, तो बहुत सारी चीजों में इनको हम यूज कर रहे हैं। तो अब ये नॉर्मली जो हमने अब तक पढ़ा था कि इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। इसके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स एंड एंजाइम्स। ठीक है ना, कैटलिस्ट मीन व्हाट, जो हमारा जो भी है प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो एक तरह से तो जितने भी माइक्रोब्स हैं या वो जो माइक्रोब्स एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, मतलब ये सारे वही पार्ट हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखे हैं। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जिसमें हमने सारी चीजें पढ़ रखी थी कि किस तरह से वो एक तरह से बायोगैस प्रोडक्शन एंड ऑल ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यही सारी चीजें थी। देन जो प्रोडक्शन होता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जिसमें कि हम जो भी हमारा कंपाउंड बना है फर्दर लास्ट में एट द एंड उसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं, फिर उसको
हम मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम उसको अप्लाई करके देखते हैं, वी कॉल इट डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। जो मेन इसमें आता है, सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चरल, यानी खेती वगैरह में किस तरह से इनको हम यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को। तो इसमें आप देखोगे कि 3 ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ठीक है, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी है ही, इसके अलावा 3 ऑप्शंस हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं, दिस इज एग्रोकेमिकल बेस्ड कल्चर, कि आप खूब सारे फर्टिलाइजर्स यूज करिए, खूब सारे पेस्टिसाइड्स यूज करिए, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा नहीं, काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, और इसके साथ ही एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करेगा। और जो भी हमारे पास जो भी सब्जी आ रही है, जो भी वेजिटेबल आ रहा है, जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, वो क्या है, वो एक तरह से पेस्टिसाइड्स वगैरह से ही निकाले हुए हैं, जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्प्रे जिसका किया जाता है। तो तभी हम इसको काफी वॉश करके खाते हैं, जो कि नॉर्मली ये मेन यही यूज हो रहा है अभी। तो बायोटेक्नोलॉजी का धीरे धीरे अभी ट्रेंड आ रहा है। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो है वो अभी मेन है ट्रेंड में, क्योंकि काफी बायोटेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे जो है अप्लाई की जा रही है। देन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब विदाउट पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, पेस्टिसाइड नहीं यूज की जा रही। ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम सिंपल जितने भी ऑर्गेनिक वो है खाद वगैरह उन्हीं को यूज कर रहे हैं। इसमें लॉस भी होता है क्योंकि हम पेस्टिसाइड नहीं यूज कर रहे हैं, बट लोग ऑर्गेनिक इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि नुकसान नहीं करती है। आपने काफी जगह देखा होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो ये दो तो हमारे नॉर्मल ट्रेंड में है। देन जो जो थर्ड वाला है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर मीन हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके प्लांट्स में कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिससे वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है और वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक तरह से कम एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमने जीन लेवल पे जाके उस पर्टिकुलर प्लांट में वर्क किया है, जिससे जो उनकी सीड्स बनी है वो हमारे डिजायर्ड सीड्स हैं, जिनमें की ज्यादा जो अपने ऊपर जितने भी पेस्ट हैं उनको किल कर सकते हैं, एज वेल एज जो है वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो इट यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है, दैट इज GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms are the plants, bacteria, fungi and animals whose genes are altered by manipulations। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में हमारे जितने भी लिविंग हैं, लाइक प्लांट हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सारे ही हमारे GMO में आ जाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। एडवांटेज क्या है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स का? इट मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है ना, इनको जो एबायोटिक, जो हमारी एबायोटिक स्ट्रेस है, लाइक सीजनल चेंजेस है, लाइक कोल्ड है, ड्राउट है, मतलब पानी की कमी हो रही है, सॉल्ट कहीं का मतलब कहीं पे सॉल्ट ज्यादा है, तो मतलब खारा है पानी कहीं का, कैल्शियम ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी वो सरवाइव कर सकती हैं। पेस्ट मतलब रफ टफ टाइप है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप रिड्यूसेस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। ठीक है ना, मैंने बताया केमिकल पेस्टिसाइड्स वो पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, वो अपने ऊपर आने वाले पेस्ट से अपने आप को असर नहीं होने देती हैं। इट रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, और वो इतना अच्छा ग्रो करती हैं, और जो पोस्ट हार्वेस्ट जो है इतने पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं, तो एक तरह से जो उसकी वो रहती है सॉइल की, जो वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रहती है, वो भी लॉस्ट नहीं होती है। तो पोस्ट हार्वेस्ट मीन जब उसकी कटाई हो जाती है तो भी वो जो सॉइल रहता है वो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रखता है। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मैंने बताया कि जो सॉइल होता है उसकी फर्टिलिटी ऐसे ही रहती है
मतलब काफी टाइम तक रहती है। जैसे नॉर्मली अगर हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स एंड ऑल यूज करते हैं और नॉर्मल प्लांट जो जिनमें ये एप्लीकेशन है, ये जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि 1 या 2 साइकिल बाद जो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है, इनफैक्ट फर्स्ट साइकिल के बाद ही वो सारी फर्टिलाइजर्स यूज कर लेते हैं जो प्लांट्स होते हैं, और उनकी फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। बट इस केस में जो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती है, जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो काफी टाइम तक, ठीक है, वो ऐसे ही बनी रहती है। It enhances nutritional value of food, like in case of golden rice, which is enriched in vitamin A. ये क्या करता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है फूड की इंक्रीज करता है। लाइक अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम गोल्डन राइस इज समथिंग जिसमें हमने जीन लेवल पे जाके कुछ ऐसा चेंज किया है, कुछ कोई ऐसा जीन इंसर्ट कराया है जो विटामिन ए इनरिच्ड राइस प्रोड्यूस कर रहा है। वी कॉल इट गोल्डन राइस, ठीक है ना। गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जिसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू चेंजेस किए गए हैं। नॉर्मल जो जो हमारा एक तरह से जो ओरिजिनल राइस थी उसको हमने, समझ लीजिए आप, गोल्डन राइस में एक तरह से कन्वर्ट किया है। गोल्डन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये येलो कलर का होता है, मतलब कुछ ज्यादा येलो होता है, इसलिए इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। तो इसमें हम लोग तो नॉर्मल राइस जो होता है उस पे हमने क्या किया कि जीन लेवल पे जाके कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे कि वो राइस विटामिन ए इनरिच्ड हो, तो उसको नाम दिया गया गोल्डन राइस। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट और पूछा जाता है। टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव resources like starches, fuels, pharmaceuticals, etc. to industries। तो और भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है कुछ बनाए हैं जो हमें स्टार्च प्रोवाइड करते हैं, हमें फ्यूल प्रोवाइड करते हैं और हमें मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मतलब कुछ ऐसे चेंजेस प्लांट्स में लाए गए, बहुत सारे प्लांट्स यूज होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स बोले जाते हैं। तो हमने क्या किया है कि उनको अपने अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई कर दिया है जिससे कि हमें वो डिजायर्ड मेडिसिन मिल जाए, डिजायर्ड फ्यूल मिल जाए, तो हम उसको इंडस्ट्रीज में यूज कर सकें। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, दे एक्ट एज बायो पेस्टिसाइड। ये जो प्लांट्स होते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये इनको हम बायो पेस्टिसाइड भी बोलते हैं क्योंकि ये खुद ये लिविंग एक तरह से पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है ना। पेस्टिसाइड्स मीन अभी तक हम लोग वो मेडिसिनल, वो एक गैलन में आते हैं जो लिक्विड वाले, उनको पेस्टिसाइड समझते थे, बट ये बायो पेस्टिसाइड्स हैं, ये लिविंग पेस्टिसाइड्स हैं। ये प्लांट्स जो है खुद अपने ऊपर के पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम बायो पेस्टिसाइड। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। ये जो है इंसेक्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं होती है। इसमें एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, ये आपको नाम पता होना चाहिए। बीटी इसमें ऐड करने का मतलब, ठीक है, क्योंकि इसमें बीटी कॉटन, इसमें क्या है, ये बैसिलस थुरिनजेंसिस, बैसिलस थुरिनजेंसिस हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि इसको एज अ वेक्टर हम यूज करते हैं, एज अ वेक्टर यूज करते हैं किसी प्लांट में एक पर्टिकुलर जीन इंसर्ट कराने के लिए, तो उसके नाम पे इसका नाम बीटी ऐड कर दिया गया। नॉर्मली जो है कॉटन प्लांट था, बट उसमें हमने कुछ जीन मॉडिफिकेशन किया है, कुछ जीन इंसर्ट कराया है, जीन लेवल पे कुछ वर्क हुआ है, इसलिए उसमें एक प्रीफिक्स ऐड हो गया है, दैट इज बीटी। अब ये बीटी कॉटन जो है ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है। बीटी कॉटन प्लांट है जो पेस्ट रेजिस्टेंट है। बीटी कॉर्न प्लांट, बीटी राइस प्लांट, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो है वैरायटी ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स प्लांट बना लिए हैं जिन पे हमें पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इजीली, ये बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते थे कि ये पेस्टिसाइड्स के लिए। तो अब ये इजीली हम इनको ग्रो करा सकते हैं। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis
Some strains of Bacillus thuringiensis have proteins that kill insects. ये आपको ये सारी वेराइटीज आपको पता होनी चाहिए. That kill, ये कि कौन कौन से मतलब जो है लाइक कौन कौन से हमारे इंसेक्ट्स हैं जिनको ये पेस्ट्स हैं या पेस्ट कह सकते हैं, जिनको ये किल कर रहे हैं. ठीक है, तो उनका आपको नाम जैसे कोलियोप्टेरन्स, ठीक है, इसमें बीटल्स आते हैं. लेपिडोप्टेरन्स जिसमें टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म आते हैं. एंड डाइप्टेरन्स जिसमें फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं. तो ये बैसिलस thuringiensis जो है इनको, ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर जो हमारे पेस्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको ये किल कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको ये नेम्स पता होने चाहिए और किसके अंदर क्या आ रहा है. कोलियोप्टेरन्स के अंदर बीटल्स आ रहा है, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, डायप्टेरन्स के अंदर फ्लाई, मॉस्किटो, ये सारे आ रहे हैं, तो ये इनको किल कर रहे हैं. बैसिलस thuringiensis forms an insecticidal protein. We call it Bt toxin crystal during a phase of their growth. It does not. अब क्या है कि बैसिलस thuringiensis जो है एक जो बैसिलस thuringiensis है ये क्या करता है कि ये एक टाइप का प्रोटीन सिक्रीट करता है. ठीक है ना, आप ये यहाँ देखो कि ये नॉर्मली क्या होता है कि हमने बैसिलस thuringiensis के उस जीन को क्यों पकड़ा, क्योंकि वो कुछ इंसेक्ट के अगेंस्ट वर्क करता है. ठीक है ना, इसके साथ ही बैसिलस thuringiensis भी डिजीज कॉज करता है, बट हम यहाँ पे इसको किस लिए यूज कर रहे हैं, हम कॉटन प्लांट में यूज कर रहे हैं. अभी हमने पीछे देखा था कि बैसिलस thuringiensis जो है वो प्लांट में जो है डिजीज कॉज करता है, बट यहाँ पे हम उसको एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं. ठीक है, एज अ वेक्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम उसकी उसकी जो किलिंग कैपेसिटी है उसको हम यूज कर रहे हैं, उसका वो जीन हमने निकाल के और प्लांट में इंसर्ट करा दिया है. तो हमने वो स्ट्रेन लिया है बैसिलस thuringiensis का जो बीटल, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, फ्लाइज, मॉस्किटो, इनको किल करता है. यानी इट वर्क्स अगेंस्ट कोलियोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बैसिलस thuringiensis एक टॉक्सिन इंक्रीज करता है. टॉक्सिन मीन समथिंग विच इज इंसेक्टिसाइडल. ठीक है, ज्यादातर टॉक्सिन ज्यादातर प्रोटीन ही होते हैं. टॉक्सिन सिक्रीट करता है जो कि क्या करता है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है. ठीक है ना, एक टॉक्सिन इंक्रीज करता है जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है. प्रोटॉक्सिन यानी कि जस्ट टॉक्सिन से पहले वाली स्टेज. ठीक, तो वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में होती है. प्रो इज समथिंग विच इज इनएक्टिव. ठीक है, तो टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन मीन इनएक्टिव टॉक्सिन. अब ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो होता है जब इंसेक्ट अपने अंदर लेगा, जब इंसेक्ट उसको सक करेगा, तो क्या होता है कि जो इंसेक्ट का गट होता है उसका जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है. लाइक हम हम अपने स्टमक में अगर देखें, हम अपने स्टमक में अगर जाएं तो हमारे स्टमक का पीएच एल्कलाइन नहीं होता है. ठीक है ना, स्टमक का पीएच एसिडिक होता है जो कि आगे चल के एल्कलाइन हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे एल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बाइल आता है, बाइल का पीएच एल्कलाइन होता है, तो धीरे धीरे वो एल्कलाइन होता है जब फूड जो है हमारे गट में धीरे धीरे नीचे जाने लगता है. बट स्टमक में एसिडिक होता है क्योंकि वहां प्रॉपर डाइजेशन होता है, इमल्सिफिकेशन होता है. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनका पीएच जो होता है एल्कलाइन होता है. तो ये प्रोटॉक्सिन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. और जैसे ही ये टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है, वो जो भी इंसेक्ट जिसके स्टमक में ये होता है, ठीक है, वो तुरंत ही उसकी वो मर जाता है. तो यहाँ पे देखो आप, ये लिखा हुआ है
When an insect ingests the toxin, it becomes active due to alkaline pH of the gut, which solubilize the crystal. Toxin binds to surface of midgut epithelials, creating pores. It causes cell swelling and lysis and death of the insect. ठीक है, तो जैसे ही उसके जो इंसेक्ट है जैसे ही उसके एक तरह से गट में जाता है, तो ये क्या करता है कि टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या कराता है, सेल लिसिस कराता है, यानी कि सेल जो है वो फट जाता है, सेल में छोटे छोटे पोर्स कर देता है, तो वो अंदर ही अंदर जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब ये बीटी टॉक्सिन जीन्स है, ठीक है, जो पर्टिकुलर कुछ स्ट्रेन्स ऑफ जो है बैसिलस thuringiensis वो कुछ इंसेक्ट के लिए को किल कर सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो इंसेक्ट हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो हम ये बीटी टॉक्सिन जीन है वहां से जो हमारा वो बैक्टीरिया है उससे हम निकाल लेते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन्स वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, हमने उस बैक्टीरिया से निकाल लिया एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन, और फिर हमने उसको नाम दे दिया बीटी कॉटन। ठीक है, अब इस बीटी कॉटन प्लांट पे कोई भी पेस्ट आएगा और वो उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा, उसको खाने की कोशिश करेगा, तो ये इस कॉटन प्लांट के एक एक पार्ट में ये बीटी टॉक्सिन जीन सिक्रीट करने की कैपेसिटी है। तो वो अगर थोड़ा सा भी कुछ खाया, अगर उसने थोड़ा सा भी डैमेज करने की कोशिश की, तो वो उसके गट में जाके ये जो हमारा टॉक्सिन, जो हमारा प्रोटॉक्सिन होगा, वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उसकी जो सेल्स हैं उनमें छेद करके और उस सेल्स को खत्म कर देगा। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, जिसमें हमने 3 नाम देखे, लेपिडोप्टेरेंस है, डायप्टेरेंस है और कोलियोप्टेरेंस है। तो ये जो ग्रुप है, ठीक है ना, आपको इसके नाम पता होने चाहिए और किसके अंदर क्या आ रहा है वो पता होने चाहिए, और ये सारे ही डैमेजिंग होते हैं। ये सारे जो होते हैं इंसेक्ट्स डैमेजिंग होते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये थोड़ा सा भी अगर प्लांट्स के पास आएंगे, उनके ऊपर बैठेंगे, कुछ चीज सक किया उन्होंने, तो वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। तो एक तरह से हमें पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा अभी तक हमने देखा था कि जो बैसिलस thuringiensis है वो इस ग्रुप के अगेंस्ट एक्ट करता है, ये जो जितने भी होते हैं, जो हमारा टॉक्सिन जो ये सिक्रीट करते हैं, ऑब्वियसली ये भी उन ग्रुप के लिए ही स्पेसिफिक होता है। अब ये जो टॉक्सिन है, अगर इनके अलावा कोई और पेस्ट खाएगा, ये जो 3 ग्रुप है इनके अलावा कोई और पेस्ट अगर लिया तो उसकी डेथ नहीं होगी। ठीक है ना, तो हमने पर्टिकुलर उन्हीं ग्रुप को चूज किया है जो डैमेज करते हैं प्लांट को। और कोई खाएगा, या मान लीजिए कोई बर्ड ने खा लिया, या कोई हम खा रहे हैं कोई फ्रूट इसमें से, तो हमें डैमेज नहीं करेगा, ये पर्टिकुलर पेस्ट को ही डैमेज करता है। इसका जो टॉक्सिन भी होता है, इसका जो टॉक्सिन भी होता है वो बिल्कुल ग्रुप स्पेसिफिक होता है। ठीक है ना, जो टॉक्सिन ये सिक्रीट करते हैं वो भी ग्रुप स्पेसिफिक होता है। लाइक इनको हम क्राई जीन कहते हैं, ये जो टॉक्सिन सिक्रेटिंग जीन्स होते हैं, ठीक है ना, इनको हम क्राई जीन्स कहते हैं, जिसमें आपके 3 तरह के आते हैं, क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB। ठीक है ना, 3 तरह के जीन्स आते हैं टोटल, क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB। तो यहाँ पे जो क्राई 1AC और क्राई 2AB है, ये कॉटन बॉलवर्म को किल करता है, और जो क्राई 1AB है ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्न बोरर। ठीक है, तो इसमें आपको नाम पता होना चाहिए कि ये जीन जो है ये किसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है ना, ये कंबाइंड इनको क्राई जीन कह रहे हैं। क्राई जीन में अब देखोगे, जैसे क्राई जीन है तो क्राई जीन में ये 2 तरह की हैं,
cry1AC, cry2AB, और ये है हमारा cry1AB। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है, ये दोनों AC और AB, ये कॉटन बॉलवर्म के लिए है, मतलब ये क्राई जीन है सारी, ये तीनों वैरायटी क्राई जीन है। तो ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल कर रही हैं, और cry1AB ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे भी याद करें, लाइक यहाँ पे कॉटन बॉलवर्म है फॉर cry1AC, cry2AB। तो ऐसे बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म, कॉटन है तो कॉटन जो है वो फ्लफी सा होता है, तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं आप समथिंग कि फ्लफी है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा मोटा सा है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अंदर से गर्मी होगी, तो उसको AC चाहिए, तो AC। और cry2AB यहाँ पे आएगा, और cry1AB इज फॉर कॉर्न बोरर। ठीक, ये नाम पता, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है नेमाटोड रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट्स। देखो टोबैको प्लांट्स जो होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, टोबैको प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, उनमें जो नेमाटोड्स होते हैं, इस तरह से नेमाटोड्स, नेमाटोड्स जो होते हैं वो ऐसे छोटे 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 होते हैं, वो इसमें घुस जाते हैं, वो इसमें इस तरह से घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं नेमाटोड्स। ठीक है, नेमाटोड्स उसमें घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं। नेमाटोड मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा, इसमें आपको नाम पता होना चाहिए। मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, अनेमाटोड मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स कॉजिंग रिडक्शन इन द यील्ड। अब ये क्या करते हैं, जब इन्फेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली जो उसका प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा घट जाएगा, तो इस तरह से ये डैमेज कर देते हैं। नेमाटोड्स जो हैं ये छोटे छोटे केचुए जैसे होते हैं, मतलब बहुत माइन्यूट से, अब वो उसमें एंटर कर रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, जिससे कि वो उनके रूट्स में घुस रहे हैं। रूट्स भी कितनी बारीक होती हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय RNA इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये इसमें हम कुछ ऐसे जीन लेवल पे कुछ ऐसे चेंज कर देते हैं जिससे RNA इंटरफेरेंस, ये जो है हमारा स्पेसिफिक RNAi बन रहा है, RNAi। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज बन रही है हमारी, ये चीज बन रही है जो जीन लेवल पे जाके कुछ ऐसे चेंजेस कर रही है जिससे कि जो पैरासाइट है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। दिस इज द पैरासाइट जो इनमें प्लांट्स में सरवाइव नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो RNAi बन रहा है, हमने जो चेंजेस किए हैं, जिससे कि कुछ ऐसी चीज हो रही है जिससे कि हमारा ये पैरासाइट सरवाइव नहीं कर पाता है, तो ऑब्वियसली वो उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हमने किया किस तरह से, RNAi इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या है कि जो हमारे नेमाटोड्स हैं, जब वो इनको खाते हैं, एक तरह से जब वो इनको अपने अंदर लेते हैं, तो क्या होता है कि इनके पास ये हमारा, एक तरह से आप देखो तो RNAi है, प्लांट में RNAi है। अब ये RNAi जब नेमाटोड के पास गया, ठीक है, तो नेमाटोड में क्या होता है कि जो mRNA, एक पर्टिकुलर mRNA है, mRNA का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और mRNA हमें पता है क्या करता है, ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है।
तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन पाई जब mRNA ही को साइलेंस कर दिया गया। साइलेंस मीन उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया गया, तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन पाई जिससे कि वो पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो सीधा सीधा आप ये चीज याद रखिएगा कि हमने क्या किया कि नेमाटोड की डेथ किस तरह से करानी है। तो हमने उसके लिए क्या किया कि नेमाटोड से एक स्पेसिफिक जीन निकाली। नेमाटोड से एक स्पेसिफिक जीन निकाली, दैट इज डीएनए, और उसको होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल्स। अब ये सेंस और एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर क्या है कि हमें आरएनए आई बनाना है। वी आर कॉलिंग इट आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसको आरएनए इंटरफेरेंस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एमआरएनए को इंटरफियर कर रहा है ये। तो आप अगर इतनी चीजें आपको अगर नहीं भी समझ में आएंगी तो आप सिंपल याद रखेंगे कि हमने क्या किया है कि प्लांट में एक ऐसी जीन इंसर्ट कराई है जो आरएनए इंटरफेरेंस बनाया है, दैट इज आरएनए आई। अब जब एक पैरासाइट इस पे अटैक करेगा तो और वो अपने अंदर आरएनए आई को लेगा, तो उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस, जो ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस हो रही है, वो हिंडर करेगी। ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट आरएनए इंटरफेरेंस। और वो किस लेवल पे कर रही है? वो जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उस लेवल पे कर रही है, क्योंकि एमआरएनए से फिर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस वाली प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो उस तरह उसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन पाएगी। तो जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से देखेंगे, दस द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। ठीक है, तो एक तरह से वो इंटरफेयरिंग आरएनए अपने अंदर लिए हुए है, तो उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ आरएनए आई। ठीक है ना, तो आपको ये एक तो इसका नाम पता होना चाहिए, मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा। और ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है, आरएनए आई जो है, इसकी फॉर्मेशन की वजह से जो पैरासाइट है वो इस प्लांट पे सरवाइव नहीं कर सकता। पैरासाइट अगर इसको डैमेज कर रहा है तो कहीं ना कहीं आरएनए आई उसके अंदर जाता है और और उसके जो प्रोटीन सिंथेसिस है उस पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से एमआरएनए की साइलेंसिंग हो जाती है और जो है पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और पैरासाइट की डेथ हो जाती है। देन अगर मेडिसिन में देखें कि एप्लीकेशन इन मेडिसिन, तो सबसे बड़ी जो अब तक हमने अचीवमेंट पाई है दैट इज द डायबिटीज। तो डायबिटीज हर घर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। वो इतना वास्ट है, ये एक सबसे मेजर उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में हमारा डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हमारा देखने को मिलता है। और इसमें जो है इंसुलिन का होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी डेथ्स जो होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन होती थी। ठीक है, अब क्या है, इंसुलिन एक थेरेप्यूटिक उस पर मार्केट में लॉन्च हो रखा है, मेडिसिनल उसमें मिलता है। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज में तो तुरंत इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है। इसलिए इसको वास्ट उस वास्ट स्केल पे बनाया जाता है। Recombinant DNA technology helps for mass production of safe and more effective therapeutic drug. Products from non-human sources cause unwanted immunological response, but recombinant therapeutics does not have such problems. Normally क्या होता है, नॉन ह्यूमन सोर्सेस से भी इंसुलिन बनाए जाते हैं। नॉन ह्यूमन सोर्सेस लाइक ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमंस से जो है इंसुलिन निकाल निकाल के और इतना मेडिसिनल हमने इतना वास्ट मेजोरिटी पे, मतलब वास्ट उस पे बना के रखा हुआ है। नॉर्मली क्या है कि जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज लाइक पिग है, ठीक है, पिग से भी हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, पिग है, तो इनसे भी हमने, ये हमारे नॉन ह्यूमन सोर्सेज में आते हैं। ठीक है ना,
ये हमारे नॉन ह्यूमन सोर्सेज में नॉन ह्यूमन सोर्सेज में आते हैं। बट क्या है कि जो एनिमल्स हैं उनसे अगर हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि उनके एंटीजेंस वगैरह हमारी बॉडी से मैच नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ एलर्जीज एंड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज मतलब बड़े वास्ट लेवल पे देखने को मिल जाती हैं। जैसे आपने एनाफाइलैक्टिक शॉक एंड ऑल जो हमने पढ़ा था, एनाफाइलैक्सिस, ठीक है, कि जब एलर्जी बहुत वास्ट उस पे आती है तो एक तरह से बहुत सारे रिएक्शंस एक साथ देखने को मिलते हैं बॉडी में। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं क्योंकि ये जो एनिमल्स एंटीजन और जो ह्यूमन एंटीजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हम एनिमल से एक्सट्रैक्ट ना करके हम क्या करते हैं कि ह्यूमंस का जो इंसुलिन सिंथेसाइजिंग जो पार्ट है, जो जीन है, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करके पर्टिकुलर वेक्टर के थ्रू एक बैक्टीरिया में, लाइक ई कोलाई एज्यूम कर सकते हैं, हम इंसर्ट कराएं और हम उन बैक्टीरिया को ग्रो करा के और वो प्रोडक्ट जो कि इंसुलिन है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्योरीफाई करके उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू टेस्ट करके हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन बनाई जाती है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इस तरह से हम इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन at present about 30 recombinant therapeutics have been approved, of this 12 are being marketed in India, ठीक है ना, 12 इंडिया में है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज को, जैसे कि हमने बात की थी कि इसको रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट जीन भी हम इसको बोल सकते हैं। इंसुलिन इज यूज्ड टू मैनेज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज होता है, लाइक जो टाइप 2 जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, टाइप 1 जो होता है वो एक तरह से चाइल्डहुड से ही, जो टाइप 1 होता है वो चाइल्डहुड से ही चलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको इंसुलिन की ही जरूरत पड़ती है, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो टाइप 2 होता है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो 11th में डायबिटीज, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 जो होता है वो चाइल्डहुड से ही चलता है और टाइप 2 जो होता है वो लेटर ऑन जो है अपीयर होता है। तो मेन जो टाइप 1 होता है वो उसमें इंसुलिन ही लिया जाता है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे ही पर्सन रहता है। टाइप 2 में क्या होता है कि अब मेडिसिन चलती है, बाई चांस अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया या उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तब जो है इंसुलिन पे आते हैं। इंसुलिन फ्रॉम द pancreas of animal like cattle, pigs causes allergy or other type of reaction to the foreign protein, ठीक है ना। उन फॉरेन प्रोटीन मीन उनके एंटीजन। तो जो फॉरेन एंटीजन आएंगे तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी जिससे एलर्जिक रिएक्शंस हमारी बॉडी शो करेगी। नाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया आपको कि आप जीन निकालिए, उसको वेक्टर में डालिए, वेक्टर के थ्रू उसको होस्ट सेल में डालिए और desired product produce कराइए। Insulin consists of two short polypeptide chain A and B that are linked by disulfide bond। यहाँ पे देखिए A, this is B, this is A and this is B, ठीक है ना। A and B, ये है A and B। अब ये A and B जब प्रो हार्मोन होता है, प्रो मीन इनएक्टिव फॉर्म में, तो इसके पास एक C, दिस इज C, ये जो ग्रे में है दिस इज C से ये बाइंड होता है। C का अगर A B C ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि दिस इज प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन, ठीक है ना। अब इंसुलिन से जस्ट इनएक्टिव फेज है। जब ये एक्टिव इंसुलिन में बनता है, यानी कि इंसुलिन में बनता है, यानी कि वो प्रो फेज हट जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो उसमें सी चेन है वो हट गई है, सी चेन हट गई है, अब केवल ए और बी है। इन मैमल्स
Insulin is synthesized as a pro-hormone या pro-insulin. It is processed to become mature and functional hormone. ठीक है ना? अब ये mature and functional hormone बन गया. The pro-hormone contains an extra stretch called C-peptide. ठीक है? The pro-hormone contains an extra stretch called C-peptide. अब जो प्रो हार्मोन होता है, जैसे कि मैंने बताया, उनमें सी पेप्टाइड भी होता है. ए और बी के अलावा सी पेप्टाइड भी होता है. जब प्रो हार्मोन से जब एक्टिव हार्मोन बनना है, मतलब कि इसमें जो सी चेन है वो हट जाएगी, या सी पेप्टाइड जो है वो हट जाएगा. ठीक है ना? ये सारा ये हमारा प्रोटीन ही है. इंसुलिन इज व्हाट? इंसुलिन इज प्रोटीन. दिस इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन. जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनना है तो रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड हो जाएगा, सी पेप्टाइड चेन. ठीक है ना? तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनने में सी पेप्टाइड चेन हट जाएगी और ए और बी ही रहेगा, जिनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है. इसका स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. आई थिंक ये इजी है. इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmids of E. coli to produce insulin chains. जैसे कि मैंने बताया कि इसमें यही किया जाता है कि जो डीएनए सीक्वेंस है जो ह्यूमंस में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करा रहा है उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसको हमने वेक्टर के थ्रू होस्ट सेल में इंसर्ट कराया. यहाँ पे होस्ट सेल जो है वो ई कोलाई है. अब वो ई कोलाई लगातार जो है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी. तो ऐसे आपने क्या किया? ऐसे हमने ये किया कि ह्यूमंस से हम डीएनए निकाले और उसके थ्रू हम इंसुलिन को बना रहे हैं. तो वो जो इंसुलिन बना है वो रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा. ठीक है? वो एलर्जिक रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट हुआ है, ह्यूमंस में यूज हो रहा है. तो इस तरह से हम सेफ इंसुलिन बना रहे हैं. वी आर कॉलिंग इट ह्यूमुलिन. अब अगर हम जीन थेरेपी पे देखें, जीन थेरेपी पे अगर हम देखें तो जीन थेरेपी में क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें हम जीन लेवल पे जाके थोड़े हम चेंजेस कर रहे हैं. जिसमें से एक जो है सबसे पहला जो किया गया था 1990 में किया गया था, जिसमें एडिनोसिन डी एमाइनेज डेफिशिएंसी. एडिनोसिन डी एमाइनेज डेफिशिएंसी, जो एडिनोसिन डी एमाइनेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जो टॉक्सिक चीजें होती हैं उनको ये नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को के लिए डैमेजिंग होते हैं. मतलब वो टॉक्सिक चीजें होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए डैमेजिंग होते हैं, उनको ये नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है. और हमें पता है कि मेन हमारा इम्यून सिस्टम चलता है लिम्फोसाइट्स पे, लिम्फोसाइट्स. तो एक तरह से एडेनोसिन डीएमाइनेज इज अ बून फॉर आवर लिम्फोसाइट्स. ठीक है ना? अब हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर किसी पर्टिकुलर चाइल्ड में, पर्टिकुलर पर्सन में ये जो एडिनोसिन डीएमाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा लिम्फोसाइट्स बिल्कुल बेकार हो जाएगा. तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहेंगे, वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक, और मतलब जितने भी प्रिवलेंट हैं सारे ही इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. और ये बहुत ही वैसी बीमारी होती है जिसमें सर्वाइवल धीरे धीरे ना के बराबर हो जाता है. बट इसमें देखा गया कि एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गई, अगर मान लीजिए बच्चा छोटा है, ठीक है, अभी बच्चा बिल्कुल जस्ट पैदा हुआ है और कुछ टाइम बाद ही उसमें पता चल गया, तो हम उसमें क्या करते हैं कि उनकी जो लिम्फोसाइट्स है, उनमें हम ऐसे कुछ चेंजेस करते हैं जीन लेवल पे जाके, जिसमें वो जो पर्टिकुलर जो भी टॉक्सिक चीज है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल जो बन रहा है, जिसपे
एडिनोसिन जो है वो एक्ट कर रहा है, मतलब ये वो बनने लगते हैं, एडिनोसिन डीएमाइनेज उनकी बॉडी में बनने लगते हैं और वो इम्यून सिस्टम को डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है। बट इसमें एक चीज ये है कि इसमें कई बार आपका बच्चा अगर छोटा है तो उनमें क्या है, लगातार सेल्स डिवाइड हो रही हैं, अगर आपने एक किसी सेल में पर्टिकुलर चेंज किया हुआ है तो तुरंत बॉडी उसको ले लेती है। अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक सेल में हमने कोई चेंज किया है तो लगातार बॉडी की सेल्स डिवाइड हो रही हैं, तो उसकी पूरी बॉडी उस सेल को ले लेगी, ठीक है ना। पहले क्या था कि हम सिंपल क्या कर रहे थे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर देते थे, 1990s के पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि बोन मैरो जो है उनमें, बोन मैरो में क्या होता है कि ये सेल्स बनती हैं। अब हमने पढ़ा था कि बोन मैरो में हमारी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये बनती हैं, फिर उसके बाद मैचुरेशन इनका अलग अलग जगह होता है, लाइक टी लिम्फोसाइट्स का थाइमस में होता है, बी का बोन मैरो में ही होता है फर्दर मैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमने जीन लेवल पे वर्क नहीं किया है। हमने सिंपल एक जो है पर्टिकुलर पर्सन से हमने बोन मैरो लेके इसमें ट्रांसप्लांट किया है जिससे वो नॉर्मल सेल्स बना सकें, बट वो पूरी मतलब वो लंबे समय तक वो चीज नहीं रहती है, क्योंकि सेल्स जो हैं वो लगातार जो है वो लगातार डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है, लगातार डिवाइड करती रहती हैं। तो वो एक तरह से बॉडी को उस क्वांटिटी में जो एडिनोसिन डीएमाइनेज है वो नहीं दे पाती है। बट अगर हम जीन लेवल पे जाके करें तो पूरी बॉडी जो है धीरे धीरे वो चीज लेगी। अगर हम मान लीजिए ये 4 या 5 एज पे, नॉर्मली इस बच्ची में जैसे था कि ये 4 ईयर ओल्ड जो है गर्ल में ये किया गया था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में किया गया था, तो इस बच्ची में जब ट्रीटमेंट किया गया तो इसमें मान लीजिए सेल्स जो है थोड़े से बड़े पे, एक तरह से ये माना जाएगा 4 ईयर जो है एक तरह से थोड़ा सा लेट स्टेज है। तो 4 ईयर में करने का मतलब ये हुआ कि अब जो है इसको थोड़ा रिपीटेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी लाइफ छोटी होती है, फिर वो जो है उनकी डेथ हो जाती है, और फिर जो है उनके बाद वाले जो हैं लिम्फोसाइट्स उनमें वो चीज नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए इसको मल्टीपल बार किया जाता है, ठीक है, ताकि वो सारी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ले सकें और वो जीन लेवल पे बिल्कुल जाके अंदर उनके बैठ जाए। तो अब इसमें ये चीज की गई, यहाँ पे देखिए, इट इज अ मेथड टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट इन चाइल्ड और एम्ब्रियो, ठीक है ना। अगर पहले से पता चल गया तो एम्ब्रियो लेवल पर कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उनकी स्टेम सेल्स में आ जाएगा और वो जो है फिर कभी ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। Here genes are inserted into person's cell and tissue to treat a hereditary disease. It compensate for non-functional gene. ठीक है, जो नॉन फंक्शनल जीन होती हैं, एडिनोसिन डीएमाइनेज नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं, ये उनके लिए है। दिस इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमाइनेज, ठीक है ना। एडिनोसिन डीएमाइनेज जो एंजाइम है उनकी जो डिलीशन है उसकी मतलब वो चीज इनमें फंक्शनल नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये जो एंजाइम होता है ये एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये क्योर कैसे हो सकता है? नॉर्मली इसके क्योर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, लाइक आप एडी एंजाइम आप देते रहिए, ठीक है ना, एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम देते रहिए, बट दीज आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, ठीक है ना, कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं होते, ये आधा अधूरा काम करेंगे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन, थोड़े बहुत इन्फेक्शन के चांसेस तो साइड में लगे ही रहेंगे। बट अगर जीन थेरेपी से अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वो जीन लेवल पे जाके और वर्क करेगा। बट अगर जैसे कि हम लोग एम्ब्रियो इज व्हाट कि अभी वॉर्म में है, वो ग्रो कर रही है, स्टेम सेल्स है, अगर उस लेवल पे हम वर्क करेंगे जीन लेवल पे, तो वो उसकी स्टेम सेल में बैठ जाएगी और उसकी सारी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो क्योर हो जाएंगी। बट अगर हम बाद में लाइक 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड में वर्क करेंगे तो उसको मल्टीपल सिटिंग्स में हमें करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी सारी सेल्स उसको ले सकें, ठीक है ना। What we are doing here, collect lymphocytes from the patient blood and grow in culture, introduce a functional
ADA complementary DNA into lymphocyte using a retroviral vector। ठीक है ना, रेट्रोवायरल वेक्टर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो ह्यूमंस में, यूकैरियोट्स में, ह्यूमंस में स्पेशली जो कैंसर वगैरह के लिए कॉजिंग जो कैंसर के लिए कॉजिंग जो वायरस वगैरह होते हैं या HIV वायरस होते हैं, ये रेट्रोवायरस होते हैं। ठीक है ना, रेट्रोवायरस इज व्हाट? दे आर मेकिंग DNA फ्रॉम RNA टू DNA। तो इसको हम रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। तो इसमें हम रेट्रोवायरल वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है ना, तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम रेट्रोवायरल वेक्टर यूज करेंगे, जबकि उसमें हम प्लाज्मिड यूज कर रहे थे, प्लांट्स में हम प्लाज्मिड यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हम रेट्रोवायरल वेक्टर यूज कर रहे हैं। सॉरी, हम लोग जो प्रोकैरियोट्स थे उसमें हम प्लाज्मिड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम रेट्रोवायरल वेक्टर यूज कर रहे हैं ह्यूमंस में। तो रेट्रोवायरल वेक्टर, यहाँ पे हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA था वो हम इसमें इंसर्ट कराएंगे। दे आर ये लिम्फोसाइट्स में इंसर्ट कराया विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर, यानी कि cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA प्लस रेट्रोवायरल वेक्टर। फिर ये लिम्फोसाइट्स इज व्हाट? होस्ट सेल हियर। ठीक है, फिर ये लिम्फोसाइट्स को हम पेशेंट में हम वापस डाल देंगे। दिस शुड बी पीरियोडिकली रिपीटेड एज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल। ये लगातार हमें रिपीट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि लिम्फोसाइट की अपनी एक लाइफ होती है, एक्सपेक्टेंसी होती है। इफ द ADA जीन फ्रॉम मैरो सेल्स इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू cells at early embryonic stages, it could be permanent cure। अगर जो ADA जीन है, ठीक है, वो अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दें, जब एम्ब्रियो मैच्योर हो रहा है, तो ये सारे इश्यूज नहीं आएंगे और उस स्टेज पे सारा फंक्शन चलता रहेगा। ये नोट शॉर्ट में है, आप इसको पढ़ेंगे, और ये सारा NCERT का ही एक्सट्रैक्ट है, और इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते। क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बन के आएंगे, जो मैंने बताया कि ये आपको पता होना चाहिए, तो वो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछे जाते हैं। एक लेक्चर में और ये खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है सारे थ्योरेटिकल हैं, और उसमें मैं थोड़ा जल्दी ही खत्म करूंगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें रटने वाली हैं, मैं आपको नोट्स के फॉर्म में देके और उसको सिंपल एक्सप्लेन करूंगी। उसमें ऐसे सच आपको भी पॉइंट पता होने चाहिए जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, ताकि वो हमारा कोर्स जो है 15 अप्रैल तक मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा। तब तक आप लोग ये है कि पढ़ते रहिए सारी चीजें,